नमस्कार दोस्तों, मेरे मोटिवेशनल चैनल योर लाइफ एक्ट में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो का ये प्रसंग, ये कहानी बहुत ही रोचक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। इस कहानी में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पत्नी की वो कौन सी जिद है जिसे कभी पूरा नहीं करना चाहिए। आज हम इसी प्रसंग पर एक कहानी के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि जो भी व्यक्ति हमसे नए जुड़े हों वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह का रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और प्रिय दर्शकों, हो सके तो अपने कान में हेडफोन लगा लें ताकि इस वीडियो का पूरा आनंद आपको मिल सके। तो आइए सुनते हैं पत्नी की वो कौन सी जिद है जिसे कभी पूरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कीजिए, आप अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए, लेकिन प्यार में अंधे मत बनिए। अपनी आंखें खोलकर मोहब्बत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग पत्नी के प्रेम के धारे में इस कदर बहने लगते हैं कि वो अच्छे बुरे का निर्णय ही भूल जाते हैं और अपनी पत्नी की बात मानना शुरू कर देते हैं और वैसे जिद को भी पूरा कर देते हैं जिससे उनका पतन हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक राजा के साथ हुआ था। आपने वीर विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। वो उज्जैन नगर के राजा थे। दर्शकों, वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम भरंतरी था। प्रारंभ में उज्जैन नगर के राजा भरंतरी ही थे। वे एक बहुत ही अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासनकाल में सभी प्रजाएं बहुत ही खुश रहा करते थे और उनकी जिंदगी काफ़ी खुशहाली में व्यतीत हो रही थी। एक दिन की बात है, राजा भरंतरी अपने महल में बैठकर कुछ सोच रहे थे। सोचने के क्रम में उन्होंने सोचा कि सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, सभी प्रजाएं भी खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्यों नहीं ईश्वर का कुछ भक्ति कर लिया जाए। और उन्होंने योजना बनाई कि कुछ दिनों के लिए राजपाट छोड़कर जंगल में जाया जाए और ईश्वर की तपस्या किया जाए। दोस्तों, राजा भरंतरी की पत्नी का नाम रानी पिंगला था। उन्होंने रानी पिंगला को बुलाया और सारी योजनाएं बताई। भला रानी पिंगला अपने पति की बात कैसे नहीं स्वीकार करती। उन्होंने हंसी खुशी उनकी बातों को स्वीकार कर ली। अब राजा भरंतरी अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को बुलाए और बोले कि मैं कुछ दिनों के लिए महल और राजपाट छोड़कर ईश्वर की तपस्या में जंगल जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक यहाँ का राजपाट तुम संभालोगे, लेकिन शर्त है कि तुम्हारी भाभी माँ रानी पिंगला और यहाँ के प्रजाएं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीर विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई की बात स्वीकार कर ली। अब भरंतरी जंगल चले गए और उज्जैन नगर के राजा वीर विक्रमादित्य हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि वीर विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में ऐसे प्रेम और भाईचारे स्थापित किए थे कि वहाँ बकरी और सिंह एक साथ तालाब में पानी पिया करते थे। वो बहुत ही अच्छे ढंग से शासन चला रहे थे और अपनी भाभी माँ की भी देखभाल कर रहे थे। कुछ दिन बीता और धीरे धीरे पिंगला रानी घोड़े के चरबेदार के करीब आने लगी। कुछ और समय बीता। समय बीतने के बाद पिंगला रानी अपने आप को खो दी। अब वो अपने नौकर जो घोड़े का चरबेदार था उसे अपने पति का हक समर्पित कर दी। अब दोनों खूब मस्ती कर रहे थे, साथ मिलकर चौपट पासे खेल रहे थे। साथ ही साथ जब भी मौका मिलता तो दिन या फिर रात में खूब ऐश किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अचानक अपनी भाभी के महल में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पिंगला रानी और घोड़े का चरबेदार आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे हैं और चौपट पासे खेल रहे हैं। विक्रमादित्य काफी क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोड़े के चरबेदार को जल्द महल छोड़कर भागने का आदेश दिया। विक्रमादित्य की आदेश सुनकर चरबेदार जल्द ही महल छोड़कर भाग गया। अब विक्रमादित्य को अपने भाई की कही गई बात याद आई कि हमें तो
देखभाल करने का आदेश मिला था। ये क्या हो गया? उन्होंने रानी पिंगला को समझाई कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रहे हैं? वो घोड़े का चर्बेदार अशोक पाल मेरा नौकर है। आप उसके साथ इतने गिरी हुई हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप भैया की भक्ति और हमारे कुल को कलंकित क्यों कर रहे हैं? आप हमारे कुल की प्रतिष्ठा को समझिए। राजा विक्रमादित्य अपनी भाभी को बहुत ही समझाने की कोशिश की। उन्होंने अच्छे बुरे का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन रानी पिंगला एक ना सुनी। दोस्तों, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि प्रेम का नशा एक ऐसा नशा होता है जो चढ़ जाने के बाद लगभग सारी जिंदगी नहीं उतरती। ठीक ऐसे ही रानी पिंगला के साथ हुआ था। विक्रमादित्य के लाख समझाने के बाद भी रानी ने अपनी कुल की प्रतिष्ठा को नहीं देखी और वो सिर्फ अपने ऐशो आराम की तरफ ही अपना कदम बढ़ाती रहे। अब धीरे धीरे समय बीतता है। रानी ऐश तो कर रही थी, लेकिन रानी पिंगला को ये डर सताने लगा कि राजा भरंतरी जब 12 वर्षों की तपस्या के बाद घर लौटेंगे और उन्हें विक्रमादित्य सब बातें बता देंगे, तब क्या होगा? ये बात सोचकर रानी पिंगला अपनी बचाव की योजना बनाती है। योजना के क्रम में रानी ने दरबार के कुछ दास और दासियों को खरीदने का मन बनाया कि क्यों नहीं कुछ दास दासियों को कुछ पैसे दे दिया जाए और उनसे ही अपने बचाव के कार्य कराया जाए। रानी ने ऐसा ही किया। उसने कुछ दास दासियों को ठीक की, उन्हें पैसे भी दिए और वे उन दास दासियों को कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, हमें विक्रमादित्य का कटार, तलवार और हार चाहिए। इसके लिए जो भी योजना बनानी है बना लो और जो भी सोचना है सोचो, हमें उनका हार, तलवार और कटार चाहिए। सभी खरीदे गए दास दासीन योजना तैयार कर लेते हैं और एक हल्ला फैला देते हैं चारों तरफ कि रानी पिंगला के महल में सांप घुस गया है। चारों तरफ रानी पिंगला के महल में सांप घुस जाने की बात आग की तरह फैल जाती है। जब ये बात वीर विक्रमादित्य के कान में पड़ती है तो वो भी सांप को मारने की तैयारी कर महल की तरफ आते हैं। यहाँ आने के बाद महल में प्रवेश करते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद वो खरीदे गए दास दासीन राजा विक्रमादित्य को कुछ समझाते हैं कि आपकी रक्षा के लिए अच्छा होगा कि आप कृपया कर अपनी तलवार और कटार और हार यहीं पर उतार दें ताकि सांप को ढूंढा जा सके और ढूंढकर उसका वध किया जा सके। बातें वीर विक्रमादित्य को समझ नहीं आई। उन्होंने आगे की प्लान को कुछ सोचा नहीं और उन्होंने सारी चीज़ें वहीं पर उतार दी और चारों तरफ सांप को ढूंढने लगे। लेकिन सांप था कहाँ? सांप मिलता तो भला कैसे मिलता? सांप तो वहाँ था ही नहीं। ये तो एक योजना थी। सांप नहीं मिलने के बाद वीर विक्रमादित्य महल छोड़कर वापस चले आते हैं और रानी पिंगला उनके हार, कटार और तलवार को एक संदूक में बंद करवा देती है। कुछ समय बीतता है। समय बीतने के बाद 12 वर्षों की तपस्या के बाद राजा भरंतरी के उज्जैन नगर वापस आने की सूचना मिलती है। उनकी आने की सूचना पाकर वीर विक्रमादित्य बहुत खुश होते हैं कि अब तो मेरे भाई आने वाले हैं। वो अपने भाई की स्वागत में पूरा दरबार सजाते हैं और काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन उधर पिंगला रानी अपनी बचाव की तैयारी करती है। उज्जैन वापस आने के क्रम में राजा भरंतरी बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि सिंह और बकरी एक साथ तालाब में पानी पी रहे हैं। सभी प्रजाओं की जिंदगी और भी खुशहाल बन चुकी है। इन सभी बातों से वो बहुत खुश होते हैं और वो यही सोचते हैं कि मेरे भाई ने बहुत सुंदर शासन चलाया है। मेरे भाई ने बहुत ही सुंदर प्रेम और भाईचारे स्थापित किए हैं, तभी तो सिंह और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। अब राजा भरंतरी अपने महल में पहुंचते हैं। यहाँ महल में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि रानी पिंगला पुराना कपड़ा पहने हुए महल के एक कोने में बैठकर रो रही है। राजा भरंतरी कहते हैं, हे अर्धांगिनी, आपने अपना ऐसा रूप क्यों बना रखा है? आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? पिंगला रानी कहती है कि हे प्रियवर, मेरा छोड़े, आप बहुत दिनों के बाद महल लौटे हैं। मेरा तो काम ही है हर अच्छे बुरे को सहना।
इसलिए मैं सह रही हूँ। बस आप खुशहाल रहे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। जब ये बात भरंत्री सुनते हैं तो उनके मन में रानी पिंगला से सुनने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि हे रानी, आपको कुछ हुआ है तो मुझे स्पष्ट बताएं। जो भी आपको आंख दिखाया होगा, जान की कसम उसकी आंखें निकाल लेंगे। जो भी आपसे जुबान लड़ाया होगा, जान की कसम उसकी जुबान काट लेंगे। और जो भी आपको उंगली दिखाया होगा, जान की कसम उसकी हाथ काट लेंगे। अब आप बताएं कि किसने आपके साथ क्या किया है। ये बात सुनने के बाद रानी पिंगला कहती है, जब आप कहते हैं तो हे प्रियवर, सुन लिया जाए। मेरे आंखों के आंसू का कारण कोई और नहीं, आपका छोटा भाई विक्रमादित्य है। आपके जाने के बाद विक्रमादित्य प्रत्येक दिन मेरे कमरे में आया करता था। वो प्रत्येक दिन जबरदस्ती किया करता था। मेरे लाख मना करने के बाद भी वह नहीं माना करता था। हे प्रियवर, आपका छोटा भाई आपके लिए मुझे अब पवित्र नहीं रहने दिया। उसने मुझे झूठा कर दिया है। ये बातें सुनकर राजा भरंत्री को विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा भाई बहुत विश्वासी है। मेरा भाई सोना है और सोना में कभी काई नहीं लगता है। ये बातें सुनकर पिंगला रानी कहती है, इसलिए मैं आपको कुछ बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास ही कहाँ होगा। आपको तो अपने भाई पर पूरा पूरा विश्वास है। जब इतना ही विश्वास है तो इन दास दासियों से ही सुन लिया जाए। पिंगला रानी उन खरीदे गए दास दासियों को आदेश देती है कि आप सभी वो संदूक लेकर सामने आए। वो सभी दास दासी जो खरीदे गए थे संदूक को लेकर सामने आते हैं और संदूक को खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें रखे गए तलवार, कटार और हार निकालते हैं। और सभी दासी कहती है कि हे राजन, राजा विक्रमादित्य प्रत्येक दिन रानी के महल में आते और जबरदस्ती करने का प्रयास किया करते थे। रानी के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना करते थे और वे अपनी करतूतों पर अडिग रहा करते थे। इसी क्रम में, जल्दीबाजी के क्रम में कभी कभी उनका कोई न कोई सामान यहाँ छूट जाया करता था, जिसे रानी के आदेश पर हम सभी ने मिलकर आपके विश्वास के लिए इसे संदूक में बंद करके रखी है। ये बातें सुनकर राजा भरंत्री को पिंगला की बातों पर विश्वास हो गया और वे गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत विक्रमादित्य को दरबार में हाजिर करने का निर्देश दिया। अब दरबार लगाई गई और विक्रमादित्य को भरी दरबार में लाया गया। राजा भरंत्री ने अपने भाई से कहा कि रानी पिंगला जो तुम्हारी भाभी है, और हे पापी, भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तुमने रिश्ते को कलंकित कर घोर अपराध किया है। इसके लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। और राजा भरंत्री ने भरी सभा में मार कोड़े से विक्रमादित्य को लहू लुहान कर दिया। विक्रमादित्य ने रानी पिंगला की प्रेम प्रसंग के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा कि भरी सभा में कुछ बोलने से उनकी भाभी माँ की ही इज्जत जाएगी। वो सिर्फ इतना कहते रहे कि भैया, आप भी मेरे पिता के समान हैं, आपको मुझे जो भी सजा देना है दीजिए, लेकिन हे भैया, मैं इतना कहूँगा कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन राजा भरंत्री विक्रमादित्य की बातों पर विश्वास कैसे करते? उनके मन को उनके धर्म पत्नी ने जो मोह लिया था। राजा भरंत्री रानी पिंगला से कहते हैं कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ इसे कौन सी सजा दी जाए। रानी पिंगला तो चाहती ही थी कि विक्रमादित्य की मौत हो जाए तो मेरा पाप ही पूरी तरह से छुप जाएगा। इसलिए उसने कहा कि इसे मौत की सजा दी जाए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि विक्रमादित्य को गधे पर बिठाकर राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। सैनिकों ने मिलकर वैसा ही किया। विक्रमादित्य को गधा पर बैठाकर राज्य सीमा से बाहर किया गया और फांसी की तैयारी की गई। फांसी देने वाले सैनिकों में से कुछ ऐसे सैनिक थे जो विक्रमादित्य के कार्यशैली से काफी प्रभावित थे। उन्हें विक्रमादित्य पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हे विक्रमादित्य, आपको मैं
फांसी पर नहीं लटकाना चाहता हूँ। आप एक काम करें, आज आप प्रण कर लें कि मैं दोबारा उज्जैन नगर में कभी अपना कदम नहीं रखूँगा और आप कहीं दूर चले जाए। हम सभी भी राजा भरंतरी के पास जाएंगे और उन्हें कह देंगे कि हम लोगों ने फांसी दे दी है। विक्रमादित्य ने उन सैनिकों की बात मान ली और उन्होंने यही किया और वे जंगल की तरफ चल पड़े। सभी सैनिकों ने भी वही किया और वे राजा भरंतरी को आकर बोल दिया कि हे राजन, विक्रमादित्य को फांसी की सजा दे दी गई है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी और भी बहुत लंबी है। इसका दूसरा एवं अंतिम भाग अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं इसी कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।